सवाल नंबर 15 हम करेंगे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डोमेन बतानी है, फंक्शन की रेंज बतानी है। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। हमें फंक्शन जी मैम क्वेश्चन नंबर 14 एक बार बता देंगी आप, मुझे समझ नहीं आ रहा वो। चलिए बता देती हूँ पहले। अब ये 15 कर लेते हैं क्योंकि ये मैं व्हाइट बोर्ड पे पहले लिख लिया है मैंने। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन 15 में सवाल नंबर 15 में हमें फंक्शन गिवन है और हमारा काम क्या है कि हमने डोमेन और रेंज फंक्शन की डिफाइन करनी है। तो डोमेन, आप ये बात जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, जैसे कि -1 ही आ जाए, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, आयोटा इसके अंदर आ जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 के अंदर -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। ऊपर हो जाओ। हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त जो हम ये काम करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने फंक्शन की डोमेन भी लिखनी है और फंक्शन की रेंज भी लिखनी है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो फंक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब इस चीज से बचने के लिए कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना आए, तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे, ये जो फंक्शन है जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन को क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ी कोई वैल्यू होनी चाहिए, 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो हमारे पास है 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को क्या होना चाहिए, इस फंक्शन को या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। x को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आई कि या तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, या फिर क्या कंडीशन है, या फिर हमारे पास 3 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। ठीक, इधर से हमारे पास कंडीशन ये आई कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। ठीक है, ये जो x नेगेटिव था इसको उठाकर हम दूसरी तरफ ले गए हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या आई कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। ठीक है, एक और बात नोट करें, एक तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और 3 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। आप एक बात और भी जानते होंगे कि दो नंबर्स अगर पॉजिटिव हों तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक पॉजिटिव नंबर आता है। इसी तरह से अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं, ठीक है, दोनों नंबर्स अगर हमारे पास नेगेटिव हो जाएं, उन दो नंबर्स को भी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ कि 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ -3 के साथ, दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 12, और 12 क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन से मेरे पास दो तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, एक तो रिजल्ट आ रहा है कि x को भी पॉजिटिव होना चाहिए और 3 माइनस एक्स को भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इससे मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। दूसरा, मैं यहाँ पर इसी से एक और चीज भी लिख सकती हूँ कि या तो x को लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए,
ठीक है। इसी तरह से 3 माइनस एक्स को भी लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इधर से मेरे पास रिजल्ट आएगा कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक है, 3 के ऊपर दो तरह से कंडीशन आ रही हैं। क्या क्या कंडीशन आ रही है? 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और यहाँ पर कंडीशन आ रही है कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पर देखें आपके पास रियल लाइन होती है। ठीक है, डोमेन और रेंज थोड़ा आसान काम नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। इधर हमारे पास 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 के अबाउट ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब क्या कंडीशन बन रही है? कंडीशन हमारे पास ये बन रही है, पहली इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। x इज लेस देन और इक्वल टू 3 का हमारे पास ये सारा पोर्शन आ रहा है। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, इससे हमारे पास ये सारा पोर्शन आ रहा है। तो डोमेन हमारे पास यही वाले दो पोर्शंस बन रहे हैं। ठीक है, आ वैसे ये पूरी रियल लाइन ही रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशंस आ रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने रेंज लिखनी है। ये आ गई हमारे पास डोमेन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने इनकी रेंज लिखनी है। रेंज कैसे लिखी जाएगी? रेंज इस तरह से लिखी जाती है कि जो हमारे पास x की वैल्यू को पुट करने से जो हमारे पास रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? रेंज का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की जो वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने x पर कंडीशन लगा दी है कि यहाँ पर जो नंबर है ये कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, बल्कि हमने क्या कंडीशन लगाई है कि उसका आंसर या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो इसकी रेंज को डिफाइन करना आसान है कि रेंज आप कैसे डिफाइन करेंगे। रेंज हमारे पास फंक्शन की आएगी, 0 से शुरू होगी, क्योंकि आपका आंसर 0 से छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर 0 से छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 0 से शुरू होगी और इसका आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी आंसर इन्फिनिटी है। एक बात यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल डिटेल नहीं दी है रेंज और डोमेन की, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सेट ऑफ रियल नंबर आप जानते हैं उसको R से शो किया जाता है। ठीक है, इसको लिखने का एक और मेथड भी है कि आप यहाँ पर लिखें माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हम इन नंबर नहीं जानते कि रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं, लेकिन ये बात जानते हैं कि नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं और इसको हम कहाँ तक ले जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ से ये एक हमने ओपन ब्रैकेट बनाई है। ठीक है, ये जो राउंड ब्रैकेट या जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ये एक ओपन ब्रैकेट है इस वक्त। इसका क्या मतलब है कि हम इन्फिनिटी को अपने इस आंसर के अंदर शामिल नहीं कर रहे। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों को इस आंसर के अंदर शामिल नहीं कर रहे। अगर आप ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस वक्त, जैसे कि 0 पॉइंट है, 0 इसके आंसर में शामिल है और इन्फिनिटी इसके आंसर में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो 0 से हमारे पास लेस आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से लेस आंसर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमारे पास क्या चीज आएगी? हमारे पास आयोटा में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम बचना चाहेंगे, हमारे पास आंसर 0 से शुरू होना चाहिए। तो 0 से आंसर शुरू करने के लिए हमने रेंज को यहाँ पर 0 से क्लोज किया, क्योंकि 0 को हम अपने आंसर में शामिल कर रहे हैं और इसका आंसर सारे रियल नंबर आ सकते हैं। x को आप यहाँ पर वैल्यू देते जाए, 1 2 3 पॉइंट में भी नंबर दे सकते हैं। 0 से आप शुरू करेंगे और कहाँ तक हम जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वैसे सवाल जो है ये क्लास में कराने वाला था, कोई इसकी और भी काफी सवाल इस तरह से होने चाहिए अगर डोमेन और रेंज को ये शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी, 14 सवाल के बारे में है कि द हाइट h इन feet of a model rocket above the ground t seconds after lift off is given। h of t हाइट हमें गिवन है, दो अलग अलग फंक्शंस डिफाइन है, आपके सामने बुक होगी उसमें सवाल नंबर 14 देखिएगा। जब हमारे पास t जो है सेकंड जो है वो 20 या फिर 20 के बराबर है तो फिर उसके लिए हमें फंक्शन अलग डिफाइन है। जब हमारे पास फंक्शन
जो है वो t ग्रेटर देन 20 है तो उसके लिए फंक्शन 0 डिफाइन है। फाइंड द इंटरप्रेट h of 10 एंड h of 60। आसान सा सवाल है। इसका वो कहाँ चला गया भाई लिखने वाला, व्हाइट बोर्ड पे आज। h of t हमें डिफाइन है इस तरह से, हाइट का फंक्शन h of t डिफाइन है -5 t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 t। यहाँ पर कंडीशन है कि t कहाँ से कहाँ तक हो, t के कंडीशन है कि t 0 से लेकर और 20 तक हो सकता है, ठीक है। 20 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। उसके बाद जब अगर t 20 से बड़ा हो जाता है, 20 से जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। हमने फाइंड क्या करना है, हमने h of 10 फाइंड करना है, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो जो टाइम इस वक्त हमें गिवन है वो 10 गिवन है, तो 10 कौन से वाले इंटरवल में आ रहा है, 10 यहाँ पर आ रहा है क्योंकि 10 जो है वो 20 से छोटा नंबर है, ठीक है। तो जब हमने h of 10 फाइंड करना है तो हमने इस वाले फंक्शन को यूज करना होगा, ठीक है। h of 10 हम फाइंड करेंगे तो पहला वाला जो फंक्शन है वो है -5, यहाँ पर t को वैल्यू दे देंगे 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 100 और अगेन t को वैल्यू कितनी दे देनी है, हमने 10 वैल्यू दे देनी है, ठीक है। जस्ट आपने ये देखना है कि ये जो टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड, ये कौन से वाले इंटरवल में आ रहा है। वो जाहिर सी बात है पहले में आ रहा है क्योंकि t जो है हमारे पास यहाँ तक 20 तक है, तो 20 तक और 10 इसके दरमियान में है, तो इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे तो हम पहला वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। इस पहले फंक्शन में जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है उसको हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यू कितनी दे देनी है, 10 वैल्यू दे देनी है। यहाँ से ये आ जाएगा -500, ठीक है, -500 और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1000, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 500, ठीक है, हाइट आ गई 500। जब दूसरी चीज हमने कैलकुलेट करनी है वो कितनी है, h of 60, ठीक है। अब 60 जो है वो आप देखें कि 20 से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, ठीक है। 60 20 से बड़ा नंबर है तो जाहिर सी बात है हम ये वाला इंटरवल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जितना भी टाइम है वो 20 से बड़े नंबर है, ठीक है। जैसे कि ये रियल लाइन है, इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लिया करें। यहाँ पर आपको जो नंबर गिवन है वो 20 है, तो काम बहुत हो रहा है यहाँ पे। 20 से छोटे फंक्शंस छोटे के लिए हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है, 20 से बड़े के लिए क्या फंक्शन डिफाइन है, 0 है, ठीक है। तो ये वाला इंटरवल आ रहा है इस वक्त 60 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये 0 है, 0 पर आप t कोई भी वैल्यू पुट करते हैं वो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है जी। ये सवाल हो गया। और कोई प्रॉब्लम, ये एक्सरसाइज आपकी अब कंप्लीट है, फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट है। कल इंशाल्लाह आप लोग कॉलेज आएंगे, 8:30 बजे का आपका टाइम है, ठीक है। कॉलेज आ जाइएगा। जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सिर्फ जो मिड टर्म से रिलेटेड है उसको डिस्कस करने हैं। मिड टर्म का सिलेबस आप जानते हैं, बस उसमें से जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको आप डिस्कस कीजिएगा, ठीक हो गया। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।